गांधी की अहिंसा नामुमकिन थी अगर उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत को कायदे से ना समझा होता। हिंदुस्तान में गांधी कितने रेलेवेंट हैं? आपको लगता है कि ऑप्रेसर्स को मॉरली क्वेश्चनेबल बनाया जा सकता है? ऑप्रेसर्स ये मानने को तैयार हो सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो भी एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम के हिस्सा हैं, या वो नशे में इतने ज़्यादा हैं अपने आइडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स ऑफ हेट के कि उनके सामने ये सब बातें बेमानी लगती हैं? ये इतना आसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसने पूरी इस कास्ट पॉलिटिक्स को या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को सर के बल खड़ा कर दिया, और अब जो सबसे अच्छा इस्तेमाल इसका कर पा रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो गांधी की ये लाइफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इंडिया राइट नाउ। और वहाँ पे ही उनको मुझे लगता है कि जो हिंदू ताकतें थीं, जो फैनेटिक हिंदूज़ हैं, जैसे गोडसे के साथी, जो लोग उनके कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको मारने में, तो ये लोग उससे बहुत परेशान हो रहे थे, उससे बहुत तंग आ रहे थे। तो हिंदू के तौर पर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ उपवास किया और कहा कि मैं मुसलमान परस्त हूँ। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता आज देखना चाहता हूँ जो खड़ा होकर कहे जुनायद के मारे जाने के बाद, इखलाक के मारे जाने के बाद, कि मैं मुसलमान परस्त हूँ। इसलिए गैर बराबरी के खिलाफ या जुल्म के खिलाफ जो संघर्ष है, उस संघर्ष को डेमोक्रेटिक होना ही होगा, और डेमोक्रेटिक होने की राह अहिंसा के अलावा और कोई नहीं हो सकती है। हेलो, सलाम, आदाब। मैं हूं असद अशरफ और आप सबका खैर मकदम है आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास और अहम मेहमान, प्रोफेसर अपूर्वानंद। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और साथ ही एक जाने माने पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो अपनी बात साफ गोई और बेबाकी के साथ रखने के लिए मशहूर हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू इसलिए भी निहायती अहम है क्योंकि 30 जनवरी को पूरा मुल्क गांधी जी की शहादत को याद करता है। इस मौके पर हम गांधी जी की ज़िंदगी और सोच के कुछ बुनियादी पहलुओं पर बात करेंगे, उनकी सियासत, उनकी सामाजिक सोच और अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी नज़रियात पर। साथ ही आज के दौर में जब नफ़रत की राजनीति तेज़ होती जा रही है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी की विरासत आज हमें क्या सिखाती है। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के नाम से दर्ज किया है और कहा है कि उनकी सारी ज़िंदगी जो है ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स को इवॉल्व किया। तो गांधी जी क्या शुरू से पॉलिटिकल थे या एक किसी स्टेज के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को एम्बेड किया अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी इस बातचीत के लिए। अगर गांधी की ज़िंदगी को देखें तो जैसा आपने कहा कि क्या वो शुरू से ही राजनीतिक थे, इस बात का उत्तर इस पर निर्भर है कि हम शुरू किसको कहते हैं जी। तो या उनकी एक ज़िंदगी साउथ अफ्रीका की। हाँ, उसके पहले इसको ध्यान में रखें कि एक नौजवान के तौर पर, एक किशोर के तौर पर गांधी ने ज़िद की कि उनको इंग्लैंड जाना है जी। वो एक पारंपरिक परिवार के में पले बढ़े गुजरात में, और एक हिंदू समाज में जहाँ समंदर पार करना पाप माना जाता था और उसके चलते आपको बिरादरी से बाहर किया जा सकता था। लेकिन एक नौजवान के तौर पे उन्होंने ज़िद बांध ली कि उनको इंग्लैंड जाके पढ़ना है, जबकि उनकी औकात भी नहीं थी। उसके लिए पैसे जुगाड़ करने का भी उन्होंने हर चंद कोशिश की, और इसके बारे में लिखा है उन्होंने। अपमान भी झेला जी, लेकिन गए। और इंग्लैंड के उनके 2 साल के प्रवास ने उन पर काफ़ी असर डाला। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर वो लंदन नहीं गए होते तो जो गांधी हमारे सामने है वो नहीं होते, बल्कि गांधी होते ही नहीं। वहाँ रहकर उन्होंने समझा कि मज़हब को आप देखते कैसे हैं। खुद उन्हें गैर हिंदुओं ने बतलाया कि उन्हें गीता पढ़नी चाहिए। उसके पहले गीता तो उन्होंने नहीं पढ़ी थी, और गीता उन्होंने पढ़ी। वो वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे, और लेकिन शाकाहारी थे आप ये कह सकते हैं बिना सोचे समझे। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वेजिटेरियन सोसाइटीज़ हैं, और वेजिटेरियनिज़म का आधार लोग मानते हैं कि साइंटिफिक भी हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो साइंटिफिक है या नहीं, वो दीगर बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लंदन में जाकर गांधी ने समझा कि इंसानी समाज छोटे छोटे दायरों में बना हुआ नहीं है, और आपके रिश्ते आपके मज़हब से अलग, आपकी राष्ट्रीयता से अलग भी बन सकते हैं। और अंग्रेज़ जिन्होंने वहाँ आपको ग़ुलाम बना रखा है, अंग्रेज़ों में बहुत सारे लोग हैं जो ग़ुलामी के ख़्याल के ख़िलाफ़ हैं, आज़ादी के ख़्याल के साथ हैं। तो अगर शुरुआत कहें तो वो यहाँ से होती है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी की पूरी ज़िंदगी ही राजनीतिक ज़िंदगी है, क्योंकि वहाँ वे अधिकारों के सवाल से जूझते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में जाते ही उनके जो तजुर्बे होते हैं वो तजुर्बे हैं जो उनको यह एहसास दिलाते हैं कि वो दरअसल दोयम दर्जे के माने जाते हैं, और यह गांधी को कबूल नहीं है। और फिर इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि यह गांधी में एक बारगी खुद उनके भीतर से नहीं आता है, बल्कि उनके जो वहाँ बुलाने वाले हैं उनको दक्षिण अफ्रीका में, सेठ, गुजराती सेठ जो मुसलमान हैं, वे उन्हें कहते हैं, जब पहली बार अदालत में उनको पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता है और गांधी तैयार हो जाते हैं, गांधी को लगता है ये रिवाज है, लेकिन वो मुसलमान दोस्त कहते हैं कि यह इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, और फिर गांधी फैसला करते हैं। तो गांधी में जो चीज़ दिखलाई पड़ती है दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, वो है दोयम दर्जे के इंसान होने का एक तीखा एहसास, और इस बात की मांग करना कि आप हमें बराबरी का दर्जा दें और बराबरी का हक़ दें। दक्षिण अफ्रीका के पूरे संघर्ष को इस तरह से देखा जा सकता है। हालांकि जैसा उनके जीवनी लिखने वालों ने भी कहा है कि आप ये देख सकते हैं कि गांधी में धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। तो वे एशियाई लोगों को या हिंदुस्तानियों को अभी भी काले लोगों से अलग मानते हैं। बाद में जाके उनकी ये राय बनती है और वे काले लोगों को बराबर मानने लगते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज़ वहाँ, जैसा मैंने कहा कि अगर गांधी को समझना हो तो एक बात आप एक चीज़ से समझ सकते हैं कि वे गैर बराबरी के ख़्याल के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी तरह की गैर बराबरी। इसमें धीरे धीरे उनमें सफाई आती है, स्पष्टता आती है, परिष्कार आता है, रिफाइनमेंट आता है, लेकिन यह ख़्याल बुनियादी है, और इससे उनकी पूरी सियासत, पूरी राजनीति पैदा होती है। और इस बात से भी कि यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, यानी जिसे दोयम दर्जे का माना जा रहा है, जो लोग मान रहे हैं दोयम दर्जे का, उनके भीतर से ही आपके दोस्त निकलेंगे और वे मिलकर इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। तो गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी जाएगी दोस्ती की बुनियाद पर, और हम उनको जो हमें गैर बराबर मान रहे हैं, ठहरा रहे हैं और उससे जुल्म कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नफ़रत नहीं रखेंगे। इसलिए कि अगर एक सफ़ेद, एक गोरा ये कर रहा है तो दूसरे गोरे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, है ना। तो गांधी का तजुर्बा जो दक्षिण अफ्रीका का है, उस तजुर्बे में देखिए गांधी के सारे दोस्त कौन हैं। वे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वे गोरे हैं, वे ईसाई हैं, वे यहूदी हैं, वे तरह तरह के लोग हैं। कैलनबाख उनके सबसे करीबी दोस्त होते हैं, बल्कि उनके बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं, और दूसरे तमाम लोग, पोलॉक और बाकी लोगों को ले लें, ये सब हैं जो गैर हिंदू और गैर हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके दोस्त हैं। तो एक तो मुसलमानों से उनकी कुर्बत, गैर हिंदुओं से उनकी कुर्बत, और गैर हिंदुस्तानियों से उनकी कुर्बत, ये दक्षिण अफ्रीका में बनती है। अस्पृश्यता के ख़िलाफ़, किसी भी तरह के छूत छात के ख़िलाफ़ ख़्याल दक्षिण अफ्रीका में बन चुका है। क्योंकि आप गांधी फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें उनका झगड़ा होता है कस्तूरबा से, और वो झगड़ा इस आधार पे होता है कि वो कहते हैं कि कोई मेहमान यहाँ रहेगा तो उसका पैखाना हमें साफ़ करना है, कस्तूरबा को साफ़ करना है। आप ये कह सकते हैं कि ये वो जुल्म कर रहे हैं कस्तूरबा पर, लेकिन ये प्रिंसिपल, ये जो उसूल है, ये वहाँ बनता है। तो मैं ये कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका में वह उस सियासत ने एक तरह से शक्ल ले ली है, उस सियासी ख़्याल ने, जो गांधी को आगे ले चलने वाली है।
ले चलने वाला है, और वो सियासी ख्याल है गैर बराबरी के ख़िलाफ़ खड़े रहना और किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त ना करना। जी सर, गांधी जी के जो पूरा संघर्ष था नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, गैर बराबरी के ख़िलाफ़, वो दो बहुत मूल सिद्धांतों पे था, और अहिंसा उसमें एक है, सत्याग्रह दूसरा है, और अलग अलग तरह के सर्वोदय पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अहिंसा और सत्याग्रह से क्या समझते हैं, और कैसे वो देखते थे अहिंसा और सत्याग्रह को एक कॉलोनियल ऑपरेशन को हराने में, एक साउथ अफ्रीका में जैसे आप बता रहे हैं कि एक रेसिस्ट समाज था, उसको हराने में, उसको पछाड़ने में, तो सत्याग्रह को कैसे आप देखते हैं गांधी जी के रेलेवेंस में आज की डेट में? सत्याग्रह का प्रयोग तो उन्होंने शुरू कर दिया, और सविनय अवज्ञा का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे आप नाफरमानी, सिविल नाफरमानी कह सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग शुरू हो गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जेल गए, कानून का उल्लंघन करके जेल गए, और उन्होंने मजबूर किया वहाँ की सरकार को समझौता करने के लिए, और उससे समझौता किया भी। आपने दो शब्द साथ लिए, अहिंसा और ये। अब इसको हम क्योंकि इसका बहुत विस्तार में जाने का हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझें कि गांधी के आने के पहले तक यह एक नामुमकिन सा ख्याल लगता था कि आप एक ताकतवर निज़ाम को, जो कि ब्रिटिश निज़ाम है, उसको आप बिना हिंसा के हरा सकेंगे। तो जो कॉमन सेंस था, जिसको आप कॉमन सेंस कहेंगे, और जो कॉमन सेंस आज तक हिंदुस्तान में और बाकी जगहों पर भी है, कि आपको अगर किसी जालिम हुकूमत का सामना करना है तो आपको हथियारों के ज़रिए करना है। CPI माओइस्ट को आप देख लें, आप लैटिन अमेरिका में होने वाले इसको देख लें, श्रीलंका में देख लें, कहीं भी देख लें, तो ये एक कॉमन सेंस है। गांधी ने इस कॉमन सेंस को चैलेंज किया, और इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी था। वो ये कि जब आप हिंसा को आधार बनाते हैं अपने संघर्ष का, तो इसमें साधारण जनता या आवाम के शामिल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सबके पास हिंसा के साधन नहीं हैं, सब उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब आप जिस गैर मामूली बहादुरी की मांग करते हैं लोगों से, जो बहादुरी इनको दिखानी चाहिए कि वो हथियार उठाएं, चलाएं और उसमें शहीद हों, वह मांग आप लाखों लाख लोगों से नहीं कर सकते हैं। तो या आप इसको कह सकते हैं कि ये एक व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन इस व्यावहारिक पक्ष के पीछे एक उसूल है। वो ये कि हिंसा पर आधारित कोई भी आंदोलन डेमोक्रेटिक नहीं होगा, कोई भी मुहिम डेमोक्रेटिक नहीं होगी। वो चंद लोगों के काबू में रहेगी। वो फैसला कैसे कर रहे हैं कि एक वायलेंट एक्टिविटी यहाँ करनी है, एक वायलेंट एक्शन यहाँ करना है, इसको टारगेट किया जाना है, इसको मारा जाना है, ये फैसला किस आधार पर हो रहा है, इसका कोई तर्क नहीं है। आपको मानना है जो आपके गिरोह का सरदार कह रहा है, या इसको मानना है। तो ये बुनियादी तौर पर ये गैर जमहूरी है या अनडेमोक्रेटिक है। और आप बात कर रहे हैं लोगों के लिबरेशन की, जिसमें लोग खुद शामिल नहीं हैं, तो आप उनको एक तरह से उनका लिबरेशन उनके हाथ में दे रहे हैं। एक तरह से आप उनके सरपरस्त या मेहरबान हैं। तो गांधी ने इस बात को समझा। और दूसरा ये, इसलिए गैर बराबरी के ख़िलाफ़ या जुल्म के ख़िलाफ़ जो संघर्ष है, उस संघर्ष को डेमोक्रेटिक होना ही होगा, और डेमोक्रेटिक होने की राह अहिंसा के अलावा और कोई नहीं हो सकती है, जिसमें आवाम शामिल हो पाए, और आवाम उन फैसलों में शामिल हो पाए, और आवाम उस जंग में भी शामिल हो पाए। अगर आप रिवॉल्यूशनरीज़ के, जो ख़ुद को टेररिस्ट कहते थे कि वो टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं, अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो उसमें आवाम कहीं शामिल नहीं है। आवाम की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आवाम शामिल नहीं है। तो फिर आवाम ताकतवर कैसे हो रही है? आवाम तो ताकतवर नहीं है। असली बात है कि आवाम को ताकतवर होना है। रिवॉल्यूशनरीज आवाम को तो ताकत नहीं दे रहे हैं, वो खुद ताकतवर हैं, वो खुद बहुत बहादुर हैं, लेकिन आवाम तो नहीं है बहादुर। तो गांधी ने इस बात को समझा, और इसलिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो था मास मोबिलाइजेशन का रास्ता, और लोगों को यह एहसास दिलाने का रास्ता कि जो सिर्फ एक चीज़ उन्हें छोड़नी है वो डर है। और अगर एक बार वो एक जनता की शक्ल में आते हैं
तो उससे एक हिम्मत बनती है। यह चीज़ दक्षिण अफ्रीका में भी थी। इसलिए कैसे हुआ कि एक पराए मुल्क में, पराए ज़मीन पर लोग हज़ारों की तादाद में निकले और जेल गए। और गांधी के हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन ने बिल्कुल अलग शक्ल ले ली, जिसमें हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जेल जाने को तैयार हैं। किसी को भी इसका खौफ नहीं है कि जेल जाने से उसका क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरे, उन्होंने सियासत की समझ को भी बदल दिया कि सियासत कोई गैर मामूली चीज़ है, कोई एक इवेंट है जो किसी कॉन्फ्रेंस में होती है, किसी एजुटेशन में होती है, बल्कि सियासत आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो आप खादी पहनना शुरू करते हैं, वो सियासत है। वो एक स्टेटमेंट है। चरखा चलाना शुरू करते हैं, वो एक स्टेटमेंट है। आप स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं, वो सियासत है। और इससे उनका दायरा रसोई तक पहुंचा, घरों तक पहुंचा। औरतें इतनी बड़ी तादाद में आज़ादी की तहरीक में शामिल हुई। ये सब इस वजह से हुआ कि आपने सियासत को उसके गैर मामूलीपन से आज़ाद कर दिया और उसको लोगों के हवाले किया। उसके साथ अहिंसा में जो दूसरी चीज़ थी वो ये कि आप जो जुल्म कर रहा है, जो लोग हैं, आप उनके खिलाफ नफ़रत नहीं रखेंगे। आपको यह बात समझनी है कि यह शायद सब में हो सकता है। तो इसलिए आप अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करेंगे, आप इस अंग्रेज़ी निज़ाम से नफ़रत करेंगे, ना उसको हटाएंगे। वहाँ भी नफ़रत लफ्ज़ शायद नहीं है, लेकिन आप उसको हटाएंगे। और वो यह बात भी उन्होंने अंग्रेज़ों को ही कही थी कि मैं जो आज़ादी अपने लिए मांग रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि आप हमारी पीठ पर से उतर जाएं, तो वो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। दरअसल आप भी गुलाम हैं, और आप गुलाम एक ख़ास एक ऑप्रेसिव रिलेशनशिप के हैं, जिसमें आपकी मजबूरी है ऑप्रेसर के तौर पे रहना, और इस तरह आप अपनी इंसानियत खो बैठते हैं, क्योंकि आपका मेरे साथ जो रिश्ता है वो इंसानी रिश्ता नहीं रह जाता है, वो एक गैर इंसानी रिश्ता है जिसमें आप एक जालिम हैं और इसका असर आप पर पड़ रहा है। तो जो मैं मांग कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं मांग कर रहा हूँ, मैं आपके लिए मांग कर रहा हूँ। मैं आपको भी आज़ाद कर रहा हूँ, इस जुल्म के रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ। तो यह आप देख सकते हैं, अगर गांधी के आने के बाद के लोगों के लिखे हुए को भी पढ़ें, बाकी लोगों को भी पढ़ें, तो अचानक एक ख्याल लोगों को आया कि वो आज़ाद हैं और वो नैतिक रूप से वो काफ़ी ऊपर हैं अंग्रेज़ों के। इस ख्याल ने ही एक ख़ास चीज़ पैदा कर दी हिंदुस्तान में। और आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अंग्रेज़ हिटलर नहीं थे, वरना क्या होता, लेकिन जो था हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। जो हुआ, जिस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में गांधी ने एक चीज़ की खोज की, वो चीज़ ये थी। और उस जो दूसरी चीज़ थी वो ये कि इसके ज़रिए उन्होंने शर्मिंदगी पैदा करना शुरू की, है ना, कि आप शर्मिंदा हो। तो गांधी को लेकर और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को लेकर इंग्लैंड में या यूरोप में या अमेरिका में जो एक बड़ी सहानुभूति पैदा हुई, वो सहानुभूति इस अहिंसा की वजह से थी। अगर यह हथियार बंद होता तो वह सहानुभूति, यानी अमेरिका में आपके दोस्त पैदा हुए, इंग्लैंड में आपके दोस्त, आप देखें गांधी जब इंग्लैंड जाते हैं तो उनका स्वागत किस तरह से होता है। जो अंग्रेज़ मजदूर करते हैं, जिनके रोजी रोटी पर असर पड़ा है गांधी के स्वदेशी आंदोलन के चलते, लेकिन मैनचेस्टर में गांधी का जो स्वागत होता है, बाकी जगह जो मजदूर स्वागत करते हैं, कपड़ा मिल के मजदूर, तो एक इज्जत पैदा हुई। इस चीज़ को सोच के हमें अचरज हो सकता है कि एक ग़ुलाम मुल्क की जनता के लीडर गांधी जो जेल में हैं, वो उसी वक्त वर्ल्ड लीडर कैसे हो गए। इस चीज़ को सोचकर अभी बहुत हैरानी होती है। या नेहरू कैसे मान लिया गया कि नहीं, वो पूरी दुनिया में जो आज़ादी और इंसाफ की आवाज़ है उसके एक नुमाइंदा नेहरू हैं, वो 30s से कैसे हो गया। इस पर हम लोगों को हैरानी होती है। लेकिन ये इस वजह से हुआ कि अहिंसा और दूसरे सत्य, और सत्य भी कोई एक ठहरी हुई चीज़ नहीं है। सत्य के साथ गांधी ने जो कहा था वो ये कि इफ़ इट इज़ नॉट connected with love or infused with love, it's not truth. Right. तो
ये दो चीज़ें जो लोगों को लगा कि ये शायद ईसा मसीह के बाद ख़ास ईजाद है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लंदन में रहते हुए ईसाइयत को जिस तरह गांधी ने समझा और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, तो उन्होंने ईसाइयत के बहुत उसूलों उसूलों का इस्तेमाल अपनी सियासत में किया, जिसमें सर्विस, सेवा, मैं भूल रहा हूँ उर्दू में हम क्या कहेंगे उसको, लेकिन सर्विस का एलिमेंट जो हिंदुस्तान में नहीं था, खिदमत जो हिंदुस्तान में नहीं था। खिदमत हिंदू धर्म में तो है नहीं, क्योंकि ये जाति पर बटा हुआ है। इस्लाम से जो चीज़ ली उन्होंने वह थी फ्रैटर्निटी की बात, जो ईसाइयत से भी ली, नेबरहुड का ख्याल। ये फिर हिंदू धर्म में नहीं है, नेबरहुड नहीं है, क्योंकि आप कास्ट जाति में बटे हुए समाज हैं, इसलिए कोई किसी का नेबर नहीं है। लेकिन ये वहाँ से वो लाते हैं। मोहब्बत का भी ख्याल आप ईसाइयत से लाते हैं। ये ख्याल कि कोई किसी का कत्ल नहीं करेगा, दाउ शैल नॉट किल, ये ख्याल भी वहाँ से लाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गांधी की जो अहिंसा है, गांधी की अहिंसा नामुमकिन थी अगर उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत को कायदे से ना समझा होता। तो उससे ये अहिंसा और सत्य, इन दोनों का ख्याल बनता है। सर, आपने बोला भी बीच में कि जो गांधी की अहिंसा थी, फिलॉसफी थी, उसका एक मेजर कंपोनेंट जो था वो ये था कि मॉरल अपराइटनेस ऑफ द एनिमी भी हो, और एनिमी जो है वो मॉरली कहीं ना कहीं अपराइट हो, आपकी बात से शर्मिंदा हो, आपकी बात को समझे, और मॉरली उसको आप अपने ख़िलाफ़, जैसा आपने बताया कि उनको ही एहसास दिलाया जाए कि वो कैसे एक ऑप्रेसिव सिस्टम के शिकार हैं। लेकिन और आपने उसका क्रिटिसिज्म की बात की कि अगर हिटलर के रजीम को देखें या आज के फासिस्ट रजीम्स को देखें, आज जो हिंदुस्तान में भी हो रहा है उसको हम देखें, तो आज के दौर में जहाँ पे एनिमी एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है और जो पूरी तरह से एनिलेट करना चाहता है किसी कम्युनिटी को, चाहे वो हिटलर के रजीम में हो, कहीं और हो, तो उस दौर में या आज की दौर में हिंदुस्तान में गांधी कितने रेलेवेंट हैं? आपको लगता है कि ऑप्रेसर्स को मॉरली क्वेश्चनेबल बनाया जा सकता है? ऑप्रेसर्स ये मानने को तैयार हो सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो भी एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम के हिस्सा हैं, या वो नशे में इतने ज़्यादा हैं अपने आइडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स ऑफ हेट के कि उनके सामने ये सब बातें बेमानी लगती हैं? अभी मैं ये कहूँगा, आप जो सवाल कर रहे हैं कि शायद उसको लेके मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ जी। और मैं ये देख रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जर्मनी में या दूसरी जगह पूरी की पूरी आवाम को नफ़रत के नशे में पूरी आवाम डाली गई थी, और क्या उनकी मर्ज़ी से सारा कुछ हुआ था? इस पर काफ़ी शोध हुआ है, काफ़ी बहस हुई है, क्योंकि शुरू में जर्मनों ने इस बात को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता था, लेकिन बाद में लोगों ने कहा नहीं, ये सब कुछ पता था, हमें मालूम था कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में, हमें गैस चैम्बर के बारे में मालूम था, उसका धुआं उठते हुए हम देखते थे और पार्टी हम करते रहते थे। तो यह एक बात है, लेकिन और इस वजह से यह एक मुश्किल पैदा होती है कि इस वक्त एक पूरी कम्युनिटी या एक पूरी जनता जो ऑप्रेस्ड है, जिस पर जुल्म हो रहा है, वो कैसे रिएक्ट करे। उसके व्यवहारिक सैद्धांतिक दोनों ही पहलू हैं। लेकिन अभी भी शायद तरीक़ा अहिंसा के अलावा और कोई नहीं है जी। क्योंकि अगर आप व्यावहारिक तौर पर भी देखें तो आप एक इतने मजबूत स्टेट, और अगर पूरा का पूरा स्टेट उस आइडियोलॉजी में चला जाए, जैसे हिंदुस्तान में दिख रहा है कि हिंदुस्तान की अदालत, अदलिया, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हिंदुस्तान की पुलिस, यहाँ तक कि आर्मी, हिंदुस्तान की फ़ौज, ये सब के सब हिंदुत्व के विचारधारा के साथ सहमत दिखलाई पड़ते हैं मीडिया को, कि उससे ये सहमत हैं। उनमें अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ साथ। तो ये अब सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये इतनी मजबूत फॉर्मिडेबल स्टेट मशीनरी है। अगर आप इसके ख़िलाफ़ हथियार उठाएंगे तो आपका कुचल दिया जाना तय है। तो आपके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है
जैसा मैंने कहा, उपाय नहीं है कि आप एक ऐसे संघर्ष की कल्पना करें जो अहिंसक संघर्ष होगा और जो आखिरकार लोगों के भीतर नैतिकता की भावना को जगाने पर आधारित होगा या शर्मिंदगी पर आधारित होगा। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है और मैं ये हो सकता है ये पूरी तरह से नाकामयाब हो, अभी मुझे दिख रहा है कम से कम। लेकिन बिना उसके जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह जो प्रिंसिपल आया जिसको अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया, फ्रैटर्निटी, जिसे आप सॉलिडारिटी कह लीजिए, एकजुटता कह लीजिए, एम्पैथी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अंबेडकर क्या कह रहे थे और जो अभी हम देख रहे हैं उसका एक बहुत गहरा रिश्ता हिंदुस्तान का कि समाज के ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के समाज के बुनियादी ढांचे में सेग्रीगेशन है और सेग्रीगेशन आप ये कह सकते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। ये एक आइडियोलॉजी है इस समाज की, जिस जाति की आइडियोलॉजी। उस समाज में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसको स्वाभाविक ही माना जाएगा, क्योंकि हम इसके आदी हैं, ये समाज आदी है। और अंबेडकर ने शायद इसीलिए फ्रैटर्निटी जुड़वाया कि जो इक्वालिटी है, लिबर्टी या इक्वालिटी या जस्टिस, ये आखिर सबको चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट या क्रूशल या ज़रूरी किन के लिए होते हैं? जो ऑप्रेस्ड मासेस हैं और जो स्ट्रक्चरल ऑपरेशन के शिकार हैं, वो दलित, उस वक्त जिनको शूद्र और शूद्र आप कहते थे, तो वो खुद को अपने आप लिबरेट नहीं कर सकते जी, है ना, क्योंकि वो रूलिंग आइडियोलॉजी से लड़ना है उनके साथ। इसलिए वो फ्रैटर्निटी की डिमांड कर रहे हैं कि आप सब मिलकर ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये डिमांड इस वक्त मुसलमानों की है, दलितों की नहीं है। इस वक्त मुसलमान ये डिमांड कर रहे हैं या ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप हमारे मित्र हो सकते हैं, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ आपको भी ख़त्म करेगी मॉरली। जैसे गांधी ने अंग्रेज़ों को कहा था, वही बात मुसलमान हिंदुओं को कह सकते हैं कि आप खोखले हो जाएंगे और आप ख़त्म हो जाएंगे और यह जो रिश्ता आप बना रहे हैं उसमें आप इंसान नहीं रह जाएंगे। जो बात नेल्सन मंडेला ने बाद में चलकर गोरों को कही, है ना, और उन्होंने समझौता किया और गोरों ने समझौता किया। तो हिंदुस्तान की हालत बहुत कुछ अफ्रीका की है, जिसमें नस्ल भेद था और नस्ल भेद के आधार पर आप हर जगह भेदभाव था, या उससे भी ज़्यादा हम एक एग्रेसिव इज़राइली रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें हमें मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए मैं हर बार हर चीज़ का इलाज गांधी के पास जाकर खोजने की आदत को गलत और आलसी आदत मानता हूँ, क्योंकि हमें शायद अब अपने तरीके भी खोजने चाहिए। हम क्या करेंगे? वो हथियार का रास्ता नहीं हो सकता, ये तय है, लेकिन और क्या रास्ता हो सकता है? तो एक आलसी तरीके से अगर हम हर बार गांधी का जाप करने लगें, उससे तो कुछ अभी तक नहीं मिल रहा है। हमें खुद अपने बौद्धिक औजार भी खोजने पड़ेंगे और राजनीतिक औजार भी खोजने पड़ेंगे। कम से कम अगर आप गांधी की बात करें, गांधी के पास लौटने की, तो इस मायने में वो बहुत ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से जो यथार्थ है, रियलिटी है, आप उसको डिस्क्राइब करें और आप उसमें खुद अपना पक्ष स्पष्ट करें। तो गांधी ने वो किया। इसलिए जो आखिरी दौर था जिसमें बंटवारा हुआ और लाखों की तादाद में हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए और यहाँ से लाखों की तादाद में मुसलमान गए या भगाए गए दोनों तरफ से जी, और लाखों लोग मारे गए, उस वक्त भी गांधी ने सच का साथ तो नहीं छोड़ा जी। यानी दिल्ली में जब मस्जिदों में मूर्तियाँ रखी जा रही थी तो गांधी ने कहा गलत है जी, बिल्कुल। और गांधी ने उपवास किया तो लोगों ने गांधी से कहा कि आप मुस्लिम परस्त हैं जी, मुसलमान परस्त हैं। और गांधी ने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान परस्त हूँ, और कहा कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमान परस्त हूँ और हिंदुओं और सिखों के ख़िलाफ़ हूँ।
और पाकिस्तान में मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ और हिंदुओं और सिखों के साथ हूँ। तो उसूल बहुत साफ था कि कोई भी जमहूरियत बिना माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किए जमहूरियत नहीं है जी। तो यह बात तो आप कम से कम कह सकते हैं ना, हिंदुस्तान की सियासी पार्टियां कह सकती हैं जी। अगर वो ये नहीं कहती हैं तो फिर गांधी का नाम लेने का उनको कोई हक ही नहीं है। राइट। अगर वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने भाषणों में मुसलमान लफ्ज़ का उच्चारण ही नहीं कर सकती हैं तो फिर वो गांधी का नाम ही क्यों लेती हैं? जी। उनको गांधी, तो मैं यहाँ कहूँगा कि यह एक उसूलों की और विचारों की स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है जो हम गांधी से ले सकते हैं। जी। उसके बाद आप अपने हालात से कैसे निपटेंगे वो औजार आपको निकालना है। जी, मेरा छोटा सा रिमार्क है सर, मुझे लगता है गांधीयन थॉट की तो हम बात करते हैं और गांधी के जीवन को देखने की कोशिश करते हैं बहुत सारे चीज़ों में कि गांधी के जीवन पे वापस जाएं और कैसे वहाँ से कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन शायद हम इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ उस तरह का फिगर नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं जो गांधी जैसा हो। तो इसलिए कि हमने, देखिए आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ क्या, आज़ाद हिंदुस्तान में हम एक तरह की शर्मिंदगी के शिकार रहे और हमने यथार्थ को कबूलने से इनकार किया। आज़ाद हिंदुस्तान में गांधी के कत्ल के बाद जो सांप्रदायिकता का उभार था, जिसको बहुसंख्यक सांप्रदायिकता कहते हैं, वो एक कदम पीछे चली गई, या आप कहते हैं स्टन्ड इनटू साइलेंस फॉर अ वाइल, वो हो गई। लेकिन वो प्रवृत्ति तो बहुत मजबूत थी। कांग्रेस में अगर आप जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें गांधी के कत्ल के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू को के अलावा शायद वो गांधीयन क्लैरिटी किसी में नहीं थी, बल्कि वो उसके खिलाफ थे। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर शुक्ला, संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत वगैरह वगैरह वगैरह, अगर आप इन सब को ले लें तो किसी में वो क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ तक कि जो अपने आप को असली गांधीयन कहते हैं और जो कहते हैं कि हम नेहरू से बेहतर थे, वो सोशलिस्ट, जिनका नाम सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, राम मनोहर लोहिया और बाकी समाजवादी, उन्होंने संप्रदायवादियों से समझौता किया, दीनदयाल उपाध्याय से किया, जनसंघ से किया, आरएसएस से किया। और ये कोई 70 की बात नहीं कर रहा हूँ जब जयप्रकाश नारायण ने किया, जो कि 1960 तक जिनकी निगाह साफ थी कि वो हिंदुस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और 74 में आकर उन्होंने कहा कि अगर वो फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। लेकिन ये सब कुछ उसके पहले हो रहा था, 1950 के दशक में हो रहा था, 1960 के दशक में हो रहा था। और जो ये खामोशी थी वो 50, यानी अगर उसको आप उसका एक्सप्रेशन वायलेंट इंसिडेंट्स में देखेंगे तो वो तो 12 साल बाद होना शुरू हो गया। आप 61 में पहली बार जबलपुर में देखते हैं कि मुसलमान विरोधी हिंसा भड़कती है। टेम्पलेट वही है कि एक मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने एक हिंदू को, औरत को बरगलाया है वगैरह वगैरह, और उसमें उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, उसको ये बतलाने की कोशिश की जाती है कि इसमें मुसलमान दोषी हैं, और उस पर फिर टीम जाती है सुभद्रा जोशी की और पीसी जोशी की, और वो रिपोर्ट देते हैं नेहरू को। और नेहरू उस वक्त पार्लियामेंट में बहस देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये कुछ हाथ से मिलता है, और नेहरू एक स्टैंड लेते हैं। तो एक अकेला शख्स है गांधी के बाद नेहरू जो इस चीज़ को लेकर अडिग है, लेकिन बाकी सारे लोग और बाकी सारे सियासी पार्टियां इसमें समझौता करने को तैयार हैं। तो हम इस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने यथार्थ को स्वीकार नहीं किया कि ये कीटाणु हमारे भीतर मौजूद है, और इस विषाणु या कीटाणु, ये जो भी कह लीजिए, इसका मुकाबला आपको रोज़ाना करना होगा। हमने इजाज़त दी कि ये फैलता रहे, खुद हम इसके शिकार थे और हमने खुद को एग्ज़ामिन नहीं किया, है ना। हमें कभी उज्र नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि जब 66 में 6 या 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिरी
और संवित सरकारें बनी, वो वक्त है कांग्रेस के गिरावट का और बिखराव का, और उस वक्त जो दूसरी राजनीतिक ताकत थी वो उभर रही थी। तो जो सामाजिक न्याय की भाषा में भी बात कर रही हैं, जो वामपंथी भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनको कोई उज्र नहीं हुआ जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाने में। तो इसका मतलब ये कि उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल लगी। तो आप जिसे सुप्रीम फिगर कहते हैं गांधी, आप उसके कातिलों के साथ बैठकर चाय पी सकते हैं और आप उनके साथ हर तरह का राब्ता रख सकते हैं, क़ुर्बत रह सकती है। यह समझौता तो हमने तुरंत ही कर लिया था जी, गांधी जी की मृत्यु के बाद। बिल्कुल। और यह भी समझना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान 1947 के बाद हिंदुस्तान में एक ही तरह की सांप्रदायिकता रही, अगर आप सियासी ज़ुबान में बात करें, और वो हिंदू सांप्रदायिकता थी, क्योंकि मुसलमान सांप्रदायिक राजनीति हो ही नहीं सकती थी, वो असंभव थी। 47 के पहले ज़रूर थी, दोनों ही राजनीति थी और वो कॉम्पिटिटिव थी जी। दोनों में जोर आजमाइश हो रही थी। लेकिन 47 के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान सांप्रदायिक राजनीति की जगह कहाँ थी? वो हो ही नहीं सकती थी, संभव नहीं था। तो एक ही सांप्रदायिक राजनीति थी, लेकिन हम ये भी झूठ बोलते रहे, हिंदू सांप्रदायिकता, मुसलमान सांप्रदायिकता। सर, क्योंकि हम गांधी जी के ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं, तो कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी हैं जो कि निकल के आते हैं। और आपने जैसा कहा कि गांधी ये मानते थे कि हमारी समाज जो है वो सेग्रीगेटेड समाज है, कास्ट सिस्टम में बटी हुई समाज है। लेकिन एट द सेम टाइम गांधी दलित्स को हिंदू फ्रेमवर्क में रखना चाहते थे, और अंबेडकर ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। जो पूना पैक्ट बाद में हुआ, तो उसमें अंबेडकर का बहुत क्रिटिसिज्म था कि गांधी जी ने दलित्स को ज़बरदस्ती हिंदू समाज के भीतर रखने की कोशिश की है अपने फास्ट के ज़रिए। और तो आप एनिलेशन ऑफ कास्ट का जो क्वेश्चन है, जहाँ पे कास्ट को ख़त्म करने की बात करते हैं, गांधी जी ने उसको एनिलेट करने की क्यों बात नहीं की, रिफॉर्म करने की क्यों बात की, जहाँ पे वो खुद बाथरूम को साफ़ करते थे। आपने बताया कि कस्तूरबा गांधी से बाथरूम को साफ़ करने की बात करते थे, तो वो रिफॉर्मेशन क्यों देखते थे, एनिलेट क्यों नहीं करना चाहते थे कास्ट का? देखिए, मैं अभी तक इस पर पुरयकीन तौर पर किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं, तो इसलिए इसमें जो भी मैं बात कहूँगा वो एकदम प्रोविजनल है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये लाउड थिंकिंग है। और मैं इसको अक्सर समझने की कोशिश करता हूँ। इसमें यह बात तो है ही कि गांधी जिस एक चीज़ को अनएक्सेप्टेबल मानते थे या नाकाबिले मंजूर मानते थे, वह थी अनटचेबिलिटी। ये शुरू से था, जैसा मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका में है, और फिर हिंदुस्तान में आते हैं, कोचरब आश्रम स्थापित करते हैं, और वहाँ दूधा भाई जो कि उस वक्त अस्पृश्य माने जाते थे, उनका परिवार आता है। कस्तूरबा नाराज़ होती हैं, बाकी लोग नाराज़ होते हैं, उनको जो आर्थिक मदद करने वाले थे वे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि अगर ये परिवार रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और गांधी कहते हैं कि ये परिवार रहेगा, आप जा सकते हैं। कस्तूरबा को भी कहते हैं। तो ये एक है जहाँ वो समझौता नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें ऐसा लगता है, और ये मानने में कोई हिचक नहीं है, कि नहीं, ये सिस्टम, ये जो जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, इसमें कुछ दम है, उसको वो मानते हैं। इसलिए वो साथ बैठ के खाना खाना, शादी, रिश्ते बनाना, इसको वो बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं, है ना। कोई मुझे लग रहा है 20 साल तक या 15 साल तक वो वहाँ तक नहीं जाते, तो वो उसमें यकीन करते हैं। इसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और यह कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन एक दूसरी बात भी है जिस पर मैं अक्सर सोचता हूँ कि गांधी एक स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, है ना, और वो ये देख रहे हैं कि जो रूलिंग आइडियोलॉजी है वो कास्ट की है, और उस रूलिंग आइडियोलॉजी में यकीन वे कर रहे हैं जो खुद उसके शिकार हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि कास्ट का मतलब सिर्फ अपर कास्ट होगा। कास्ट पूरी एक जहनियत भी है, एक रहने सहने का तरीका है, सब कुछ है जिसमें हर कोई यकीन करता है। तो आप इसको कैसे पूरी जड़ से कैसे ख़त्म करेंगे, कहाँ किस तरह ख़त्म करेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका शुरू करने का क्या होगा? तो वो शायद होगा वहाँ ले जाके बात करना जो सबसे कमज़ोर कड़ी हो, जो
अनटचेबिलिटी है, जिसको कबूल करने में जिसके साथ रहने में नहीं, किसी आदमी को वो इमोरल लगेगा जी, तो लोग नाम के लिए भी कहने लगेंगे नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और शायद यहाँ से शुरुआत हो सकेगी। 30 के दशक तक आते आते गांधी कहने लगे हैं कि जाति को ख़त्म होना चाहिए, कास्ट मस्ट गो, लेकिन वो अस्पष्ट है। अंबेडकर कहते हैं कि एनिहिलेशन होना चाहिए कास्ट का, लेकिन फिर हम वो होता क्या है, अगर आप उस राजनीति को देखें जो अंबेडकर से प्रेरित राजनीति भी है, चूंकि कास्ट एक जहनियत है तो वो कभी नहीं जाती है, वो कास्ट एक यूनिट बन जाती है। अंबेडकर भी क्या करते हैं, गांधी हिंदू फोल्ड में रखना चाहते हैं। अंबेडकर की गलती क्या है, अंबेडकर ये मानते हैं कि यह दरअसल हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई बीमारी है ना, तो वो सिर्फ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से फिर नहीं होगा, एनिहिलेशन ऑफ हिंदुइज्म से होगा, ठीक है, और वो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखें, अंबेडकर भी आखिरकार ये मान लेते हैं और वो बौद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो सेग्रीगेशन तो बना रहता है जी। तो अंबेडकर इस बात को थ्योराइज नहीं कर पाए मेरी समझ में, और हो सकता है कि मेरा अध्ययन अधूरा है, और मैं इसको मानता हूँ कि इस्लाम में और ईसाईयत ने कास्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लिया हिंदुस्तान में, सेग्रीगेशन के इस ख्याल को, ऊंच नीच के इस ख्याल को। तो ये कास्ट ठीक है, ये हिंदू धर्म के ग्रंथों से, मनुस्मृति से आई, लेकिन अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इसने अपना एक खुद वजूद बना लिया है, और ये अब अक्रॉस रिलीजन्स है जी। हम ये नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म में भी बराबरी जी है ना, वो नहीं है। आप सेक्ट्स में बैठे हुए हैं, आप ऊंच नीच में बंधे हुए हैं, तो इसका उत्तर आखिरकार अंबेडकर के पास भी नहीं रहा जी। और जाति भारत में स्थिर हो गई, क्योंकि इसको नेहरू ने ही कहा 60s में, जब उनसे शायद R.K. करंजिया इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ है जिसमें वो कहते हैं कि जाति दरअसल जाति का रूप बदल गया है और अब ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की यूनिट बन गई है। और ये मुझे बहुत परसेप्टिव लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि नेहरू वाज कास्ट ब्लाइंड, वो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन ये बात वो कहते हैं, इसका मतलब कि कास्ट अब परमानेंट हो गई। अगर वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की यूनिट है तो कोई उसको नहीं छोड़ेगा जी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द आप संख्या, नंबर इकट्ठा करना चाहेंगे। वो कभी दलित का रूप लेगी, लेकिन फिर कभी पासवान का रूप ले सकती है, कभी वो किसी कोई और रूप ले सकती है, पावर के साथ वो जुड़ गई, निषाद का रूप ले सकती है। तो जब वो रिप्रेजेंटेशन पर आ जाएगी और पूरी डेमोक्रेसी अगर इसमें शेष हो जाएगी कि मैं उसमें दिख रहा हूँ कि नहीं, तो हर जाति दिखने पर जोर देगी, और जो अभी हमें दिखलाई पड़ रहा है। और ये इतना आसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो उसने पूरी इस कास्ट पॉलिटिक्स को या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को सर के बल खड़ा कर दिया जी। और अब जो सबसे अच्छा इस्तेमाल इसका कर पा रही है वो भारतीय जनता पार्टी जी। तो मैंने कहा कि इसका आखिरी उत्तर मेरे पास नहीं है, और मैं भी मानता हूँ कि गांधी की समझ में से एक कदम आगे अंबेडकर की समझ थी कास्ट को लेकर। गांधी भी शायद इसको समझते थे, इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट के बाद, और पूना पैक्ट पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, जो पावर इक्वेशन था उसमें शायद इससे बेहतर डील और बेहतर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता था। मैं मार्गरेट अविशाई की एक किताब पढ़ रहा था, कॉम्प्रोमाइज एंड रॉटन कॉम्प्रोमाइजेस। तो रॉटन कॉम्प्रोमाइज वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइजेस मस्ट बी मेड, we cannot move without compromises. Okay, there are conflicts in all societies. There is a side which is stronger, there is a side which is weaker, and at one point of time both have to compromise. Right. The weaker side, however morally righteous or upright or superior it might be, it has to compromise with the oppressor. Right. It compromises. And compromises must be made, ठीक है, if you want to move forward.
लेकिन किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़? रॉटन कॉम्प्रोमाइज़ वो कहते हैं उसको जिसमें जो ऑप्रेस्ड है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके और कमज़ोर हो जाता है। अगर आपने ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया जिसमें आप और कमज़ोर हो जाते हैं, यानी जो ऑप्रेस्ड है और कमज़ोर हो जाता है और ह्यूमिलिएशन में चला जाता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। वो अभिषेक कहते हैं कम व्हाट मे, रॉटन कॉम्प्रोमाइजेस मस्ट नॉट बी मेड। तो हम किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को इस कसौटी पर देख सकते हैं। उसमें पूर्ण कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ आता है? क्या वो रॉटन है? नहीं, क्योंकि पूर्ण कॉम्प्रोमाइज़ के बाद इनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, दायरा बढ़ता है, रिजर्वेशन का आधार बनता है। और फिर गांधी पूना पैक्ट के बाद कहते हैं कि अंबेडकर ने और उनके लोगों ने त्याग किया है और अब परीक्षा सवर्ण लोगों की है। वो ये कहते हैं कि अब इम्तहान सवर्ण लोगों का है, अब पूरी जिम्मेदारी उन पर है। तो और गांधी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर उसमें यह सहमति जो ताकतवर वर्ग रहा है उसमें नहीं होगी, जिस तरह का हिंदुस्तान का पूरा ढांचा है, मैंने ठीक है कि इसमें आप कहेंगे बहुमत, जिसको लोग कहते हैं बहुजन, तो बहुजन है जो दलितों का है, पिछड़ी जातियों का है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये कोई एक कैटेगरी नहीं है जी। इनमें खुद सेग्रीगेशन है, इनमें खुद आपस में कंपटीशन है, इनमें खुद हॉस्टिलिटी है, जो अभी कास्ट सब क्लासिफिकेशन में दिखलाई पड़ा, जिसमें जो डोमिनेंट कास्ट हैं दलित्स में, वे उसके पक्ष में नहीं थी, और वो वही तर्क दे रही थी जो रिजर्वेशन के समय ऊंची जाति के लोग दिया करते हैं, तथाकथित ऊंची जाति के लोग, वही तर्क वो दे रही थी। और जो उसमें नीचे हैं वाल्मीकि और इस तरह के लोग, वो कह रहे थे कि नहीं, हमें ज़रूरत है इसकी। तो इसका अर्थ ये, और शायद ये गांधी इंट्यूटिवली समझ रहे थे या जैसे भी समझ रहे थे, कि आप ऐसा कोई बहुमत बना ही नहीं सकते हैं जो इस डोमिनेंट अल्पमत को हरा दे, क्योंकि ये पूरी आइडियोलॉजी है, राइट, विच परमिएट्स द स्ट्रक्चर, द सोसाइटी। और तब इसको आपको एक दूसरे लेवल पर डील करना पड़ेगा, जिसमें आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें जैसा दिखलाई पड़ता है कि अंबेडकरवादी राजनीति आखिरकार असफल हो गई जी, क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो प्रोजेक्ट था वो अब पूरी तरह से स्टॉल्ड है जी, और वो परमानेंटली पोस्टपोन्ड है जी। वो स्ट्रेंथन नहीं होता जा रहा है, मुझे लगता है पब्लिक। हाँ, क्योंकि जो भी अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, वे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, और ऊपर की जाति के लोगों की दिलचस्पी होने का सवाल ही नहीं है जी जी जी। मुझे लगता है कि आपके इस तर्क से मुझे ही बहुत क्लैरिटी आई है। मेरे दिमाग में ये सवाल था और आपने जो तर्क दिया है उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है। मुझे लगता है दर्शकों में बहुत क्लैरिटी आई होगी इस चीज़ से। लेकिन सर, मेरा अगला सवाल ये है कि रेवोल्यूशनरीज़ कहते हैं, जैसे मार्क्स, हमने पहले भी बात की, आपने कहा कि मार्क्सिज्म भी एक मीन है चेंज को लाने का, और रेवोल्यूशनरीज़ ऐसा मानते हैं कि गांधी का जो मॉरल अपराइटनेस था, जो मोरालिटी को लेकर सवाल था और स्ट्रगल में मोरालिटी का एक क्वेश्चन था, उसके थ्रू लड़ाई लड़ने का जो तरीक़ा था, वो रेवोल्यूशनरी थिंकिंग को ब्लॉक करता था, जो कि पूरे सिस्टम को अलग अलग, मतलब या तो हथियारबंद तरीके से ख़त्म कर देना चाहता था, या चाहता था कि एक अपराइजिंग हो जाए, एक रिवोल्ट हो जाए, एक रेवोल्यूशन आ जाए, जिससे पूरा सिस्टम धड़ाशाही हो जाए। तो उसको कैसे आप कैसे जी, मैंने दुनिया की जो तारीख़ रही है, आप सोवियत यूनियन का बनना देख लें, आप चीन का बनना देख लें, आप बाकी मुल्कों में देख लें, उनमें जिनको पॉपुलर अपराइजिंग कहा गया, पॉपुलर अपराइजिंग हुई और उसने एक ऑप्रेसिव सत्ता को बदला, और उसके बाद जिन्होंने पॉपुलर अपराइजिंग का नेतृत्व किया वो खुद ऑपरेशन में तब्दील हो गए। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को आप देख लीजिए, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को देख लीजिए, पोलिश कम्युनिस्ट पार्टी, सारी कम्युनिस्ट पार्टीज़, ये सब के सब डिक्टेटोरियल पार्टीज़ में कन्वर्ट हुए। इनमें किसी का यकीन जमहूरियत में यह नहीं था, इनमें कोई दरअसल जनता की ताकत में यकीन नहीं करता था। तो फिर ये रिवॉल्यूशनरी चेंज का मतलब क्या है?
हम जानना चाहते हैं। जैसे हिंदुस्तान में CPI माओइस्ट थे जिन्होंने कहा कि हम एक ऑपरेसिव इसको बदलना चाहते हैं, लेकिन वो खुद जहाँ थे, जहाँ ताकतवर थे, वहाँ खुद वो स्टेट थे। और जैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में या झारखंड के जंगलों में जब वो थे तो वो स्टेट थे, और जहाँ वो स्टेट के तौर पे थे वहाँ उन्होंने को बहुत अच्छा नमूना पेश नहीं किया। हम माओइस्ट के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और मैं पूरी तरह से उसके साथ हूँ कि आप किसी माओइस्ट का एनकाउंटर नहीं कर सकते, आप उसको जेल में नहीं रख सकते, लेकिन खुद माओइस्ट ह्यूमन राइट्स में यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनको लगा कि अपूर्वानंद उनसे असहमत हैं तो उनकी पीट कर हत्या की जा सकती है, तुरंत फैसला किया जा सकता है कि इनको एग्जीक्यूट करो। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी चेंज से हमारी मुराद क्या है, हम क्या लाना चाहते हैं, किस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि सोवियत यूनियन में रिवॉल्यूशनरी चेंज के बाद जो चीज़ आई वो थी कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप, लेनिन की और फिर स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप। उसमें अवाम कहाँ है? तो ठीक है, ज़ार को हटाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अवाम कहाँ थी? ये अक्सर स्टालिन के तरफ से कहा जाता है कि वहाँ के लोगों की माली हालत में बहुत तब्दीली है, हालांकि उसमें भी बहुत बहस है ना। लेकिन लोग तो खुद मुख्तार नहीं थे जी। तो जो लोग हिंदुस्तान में रहते हुए स्टालिन की तरफ से बोलते हैं, वो क्या हिंदुस्तान में अपने साथ वैसा बर्ताव किया जाना पसंद करेंगे जो स्टालिन ने अपनी आवाम के साथ किया, जिसमें वो पूरी तरह से पावरलेस थे और वो सिर्फ और सिर्फ स्टालिन था? तो क्या वो वैसा पावरलेस रहना चाहेंगे, और क्या वो इसको स्वीकार करेंगे कि उनके बच्चों को स्कूल दे दिया जाए और उनको स्वास्थ्य की सुविधा दे दी जाए और उनकी ज़ुबान काट ली जाए? मतलब मैं जहाँ तक पॉलिटिक्स की, गांधी की पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ आपके ज़रिए भी, और जो खुद मैंने थोड़ा बहुत विचार किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे लगता है कि गांधी जो थे एथिक्स को फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन मानते थे, और एथिक्स को बहुत सेंट्रल कंपोनेंट था उनकी पूरी पॉलिटिक्स में। इससे पहले कि हम गांधी के इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग पे बात करें, और जो कि आज के दौर में फिर बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का दौर है, इंडस्ट्रीज़ का दौर है, और उसके वजह से अलग अलग क्राइसिस भी आ रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है आज के समाज में, आज के दौर में। तो सर, गांधी के इकोनॉमिक्स को आप एज अ होल क्या समझते हैं? मतलब हाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड इट एज अ होल अंडरस्टैंडिंग? देखिए, जो उसकी बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप लालच में ना पड़ें जी। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके डालें, और वो लालच हर लेवल की है। जैसे हमारे लालच क्या है? हमारी लालच है फास्ट कनेक्टिविटी, हमारी लालच है स्पीड, टू अचीव हाई स्पीड। राइट। हाई स्पीड हर तरफ है, इंटरनेट के कनेक्ट स्पीड हाई होनी चाहिए। हमारी गाड़ी 180 200 किलोमीटर की रफ्तार, 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलना। हमारे पास बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे साधन होने चाहिए जिसमें हम कुछ घंटों में कुछ हज़ार किलोमीटर दूर पार कर ले सकें। लेकिन इसकी कीमत है, ये सब लालच है, और इसकी कीमत काफ़ी लंबे वक्त तक इंसान देता रहेगा। इसको हमने नहीं समझा। गांधी ने इस पर शायद इंट्यूटिवली इसकी तरफ इशारा किया कि ये जो मार्क्स ये कह रहे थे कि एलियनेशन जो होता है ये कैपिटलिज्म की देन है एलियनेशन, गांधी इसको एक दूसरे ढंग से कह रहे थे, वो भी एलियनेशन की ही बात कर रहे थे, लेकिन वो मार्क्स से अलग इस रूप में थे कि मार्क्स ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध नहीं किया, और गांधी ने कहा कि यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। तो कुदरत का इंसान से जो रिश्ता है, शायद इसको गांधी ने बेहतर समझा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुदरत आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। और संभवतः मार्क्सियन फ्रेम में यह बात शुरू में समझ, बाद में आप देखते हैं इकोलॉजी और मार्क्सिज्म का एक रिश्ता कायम होता है और फिर वो सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह मार्क्सिज्म को समझ रहे थे उसमें यह था कि फाइनल बैटल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विल बी विद नेचर, राइट, आफ्टर क्लास स्ट्रगल हैज सीज्ड, राइट, क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाए
तो फाइनल बैटल नेचर के साथ होगी और ह्यूमन बीइंग को जीतना है। लेकिन आखिरकार हमारी समझ में अब ये आया उसमें कुदरत को तबाह करने के बाद कि हमने खुद को एक ऐसी तबाही के रास्ते पे डाल दिया है जिससे शायद हम लौट नहीं सकते हैं। तो गांधी की आर्थिक समझ की बुनियाद ये थी कि आप लालच नहीं करेंगे, इसलिए आप समाज को जो स्ट्रक्चर करेंगे वो इस तरह से नहीं करेंगे और अपनी आदतों को भी और अपने रहन सहन के तरीक़ों को जिसमें आप ह्यूमन स्केल से बाहर जाने की कोशिश करें। मैं उसको इंसानी माप कहता हूँ। तो गांधी की हर चीज़ इस इंसानी माप को लेकर है। उनकी पॉलिटिक्स भी कि आप अपने, इसलिए वी डोंट नीड हीरोज़, राइट, हीरो लाइक भगत सिंह, खुदीराम बोस, नो, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, गैर मामूली हीरोइज्म नहीं चाहिए। हमें रोज़मर्रा के इंसानी माप के लोग चाहिए जो इंसानों की तरह बर्ताव कर सकें। तो आपकी इकॉनमी भी इंसानी माप के बाहर नहीं जानी चाहिए। राइट। आप बहस कर सकते हैं कि क्या चरखा उपाय है, नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव, लेकिन अगर आपने एक ऐसा विशाल तंत्र बना दिया जिसको इंसान कंट्रोल ही नहीं, जो उसको कंट्रोल करने लगे, तो फिर आप तबाही के रास्ते पर जाएंगे। अगर गांधी की बुनियाद है तो ये है, उस पर फिर अर्थशास्त्री बैठ के सोच सकते हैं कि आप कैसे स्केलिंग करेंगे, प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। और दूसरी चीज़ कि हर चीज़ पूरी कुदरत कंज्यूम करने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उपभोग करने के लिए नहीं है, और आपको लगाम देना होगा कहीं एक जगह। तो वह मुनाफे को लेकर भी है और वह खुद अपने आप को कंज्यूमर में कन्वर्ट कर देने, जिसमें आप एक पैसिव, इसलिए शायद जो चरखा है या बाकी चीज़ है, तकली है, हम लोग बचपन में स्कूलों में हमको तकली और चरखा दोनों, तकली ज़्यादा, तो हम सूत काटते थे। तो आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, कहीं भी रहें कर सकते हैं। तो आपका एलियनेशन आपके लेबर के साथ नहीं हुआ है, आपका एलियनेशन अपनी कुदरत के साथ नहीं हुआ है, और आप एक एलियनेटेड रिलेशन की दुनिया में नहीं रह रहे हैं। मैं गांधी को की इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करके यहाँ रखता हूँ, उसके आप बाकी पेचीदगियों में जा सकते हैं। राइट सर। जैसे पॉलिटिक्स पे भी हम देखते थे कि गांधी जी का कहना था कि मीन्स और एंड, स्ट्रगल के मीन्स और एंड बहुत अहम है, और बहुत अहम इसलिए भी हैं क्योंकि जैसा मीन्स होता है वैसा ही आउटकम होता है। अगर हम नॉन वायलेंट स्ट्रगल कर रहे हैं तो जो सरकार या जो सत्ता आएगी उसके बाद वो नॉन वायलेंट होगी, वो डेमोक्रेटिक होगी। इकोनॉमिक्स में भी कुछ उनका ऐसा सोचना था कि मीन्स और एंड जो हैं, जो जैसे मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, और मिल वर्कर्स के स्ट्राइक में वो मिल वर्कर्स को ये बता रहे थे कि आपका स्ट्राइक जो है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, और वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर आपके जो ऑपरेसर्स, जो जिसको आप कह रहे हैं, जो लोग इकोनॉमिक पावर में बैठे हुए हैं, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं मिल को, उनको आपको एहसास दिलाना है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये मीन्स और एंड को हम कैसे समझते हैं? बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट वेरी सीरियसली, इसलिए मैं इस पर कोई मुकम्मल जवाब नहीं देना चाहूँगा, और इसको मैं आगे के लिए रखना चाहूँगा। जी, श्योर सर। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हड़ताल है, अगर आपको अहमदाबाद की याद हो, जब वो गए थे तो अहमदाबाद के मज़दूरों की हड़ताल में वो शामिल थे, जिसमें साराभाई की बेटी भी उनके साथ, अनुसुईया साराभाई, शामिल हुई। तो वो हर जगह मज़दूरों और किसानों, और इसलिए गांधी के संघर्ष में किसान आधार हैं उनके, क्योंकि वो उनके हक में हैं, उनके साथ हैं। तो ये नहीं है जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पूंजीपतियों के साथ थे, है ना। शायद वहाँ गांधी भोले थे, मैं ये कह सकता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि अभी इस पक्ष को मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस पर तो अभी मैं पूरा उत्तर नहीं दूंगा। जी सर।
मेरा एक सवाल और है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो गांधी की अंडरस्टैंडिंग है, मशीनरी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, और मिनिमम यूज़ ऑफ मशीनरी की बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इससे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। वहाँ पे नेहरू की अंडरस्टैंडिंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंडरस्टैंडिंग और गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा फ़र्क है। नेहरू जी कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना चरखा से डैम नहीं बन सकता है। आई डोंट नो इफ दैट्स राइट वर्ड। सो इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नेहरू के सामने एक चुनौती थी। जी। अगर आप 47 को देख लें, 45 के बड़े अकाल को आप याद रखिए, 43 के, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। हिंदुस्तान में अन्न की कमी और बाकी चीज़ों को, तो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू से जो फौरी मांग थी वो थी, आप कैसे इनका पेट भरेंगे, जी। है ना, और उनको वो रास्ते निकालने थे। लेकिन आप अगर उस दौर के उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखें और ये देखें कि उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फरीदाबाद वगैरह सबको जो उन्होंने बसाया, उन सबको ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि वो गांधीयन प्रिंसिपल को एक इकोनॉमिक इसमें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप नेहरू की चुनौती को भी ध्यान दीजिए कि लाखों लोगों का पेट भरना, उनको भूख से निकालना, जी। जो भयानक भूख थी उससे निकालना, वो उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी थी। जी। और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, गांधी का ख्याल मौजूद था, लेकिन नेहरू जिस नॉलेज के बेस पर काम कर रहे थे, वह नॉलेज का बेस उस वक्त के साइंटिस्ट, उस वक्त के दूसरे तमाम लोग पैदा कर रहे थे। जी। और उसमें डोमिनेंट व्यू वह था जिसके साथ नेहरू गए। उसके ख़तरे से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने बड़े बांधों को लेकर अपनी शंका भी प्रकट की। जी, बिल्कुल। है ना, कि ये बड़े बांध हमारे मैंने कहीं हमें आखिर में जाकर नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं। लेकिन एक राजनीतिक नेता जो काम फैसले करता है, जी। तो वो फैसले करता है उस वक्त मौजूद जितनी विशेषज्ञता है उसके आधार पर। जी। उसको ये छूट नहीं है कि वो इंट्यूशन के आधार पर करे। जी, बिल्कुल। है ना, कि वो अब एक इंट्यूशन पर वो देश को चलाने लगे। जी। उसके नुकसान हो सकते हैं, जैसे आपने कंबोडिया में देखा, है ना, जब मशीनों को, और वो नेहरू कैसे करते, ये भी सवाल है। तो नेहरू को वैसा करने के लिए खमेर रूस की तरह काम करना पड़ता, जिसमें आप मोटर गाड़ियों को ख़त्म करें और रेल को उखाड़ें और हर चीज़ को ख़त्म कर दें और लोगों को ले जाएं कि नहीं, आप बस आप ये इसी तरह इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी वो एक तानाशाह हों, एक डिक्टेटर हों। लेकिन नेहरू डिक्टेटर नहीं थे, और हमने एक जमहूरी समाज बनाया था। तो उसमें जाहिर है कि नेहरू गांधीयन इकोनॉमिक्स को इम्पोज नहीं कर सकते थे। राइट। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरी गांधी और कैपिटलिज्म को लेकर समझ है, मुझे लगता है गांधी कैपिटलिज्म के खिलाफ एज नहीं थे, लेकिन कैपिटलिस्टों के मॉरल ऑब्लिगेशंस को वो बोलते थे कि कैपिटलिस्टों का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो ट्रस्टीशिप में यकीन रखें, एक ट्रस्ट बनाएं जहाँ पे वेल्थ को जमा करें जो मजदूरों के काम में आए। ठीक है कि उसमें मार्क्स का क्रिटिक कैपिटलिज्म का ज़्यादा वैलिड है, और मार्क्स ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म कहाँ सक्सेसफुल है। जिसको आप कैपिटलिज्म का सक्सेस कहते हैं, कामयाबी कहते हैं, वो क्या है? वो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना कैपिटलिस्ट के लिए। कैपिटलिज्म की सक्सेस ये नहीं है कि आवाम खुशहाल हो। राइट। कैपिटलिज्म की सक्सेस तो है कि कैपिटलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करे, और उसकी कीमत तो आवाम ही चुकाएगी। तो गांधी जगाना चाह रहे थे कैपिटलिस्ट के भीतर की इंसानियत को, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। अगर वो कैपिटलिस्ट हैं तो, या तो फिर वो कैपिटलिस्ट नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हालांकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहा था, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सर मैं ज़रा सा एक और गांधी और इकोनॉमिक्स के अराउंड सवाल पूछूंगा। वो ये है कि विलेजेस को लेकर गांधी जी की एक अंडरस्टैंडिंग थी, और वो विलेज इकोनॉमी में बिलीव करते थे। वो समझते थे कि विलेज से बहुत कुछ निकल के आ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अम्बेडकर जो थे वो ये कहते थे कि विलेज पे इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस जो है वो कास्ट हियरार्की को मजबूत करने की बात है, और जो समाज में हियरार्कीज़ हैं उसको, जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उसको मजबूत करने की बात है। उस पर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं यहाँ पूरी तरह से अम्बेडकर के साथ हूँ, और मैं समझता हूँ कि गांधी का ये ख्याल था और उनकी ये इच्छा थी, और उन्होंने जब
आखिर में उनकी नेहरू से बहस हुई थी। नेहरू पर बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने गांधी की बात नहीं मानी। तो उन्होंने नेहरू से ये कहा था कि मैं एक आदर्श समाज गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेहरू ने उनसे कहा कि आप किस गांव की बात कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी गांव तो ये हैं जो अंबेडकर कह रहे हैं। नेहरू ने उतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे लगता है यहाँ अंबेडकर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई आदर्श गांव मौजूद नहीं है, कोई आदर्श गांव मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान में अगर गांव के रिश्ते चल रहे थे तो वो इसलिए चल रहे थे, या अगर चलते हों अभी भी, तो वो इसलिए चलते हैं कि वहाँ जो तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं उन्होंने अभी तक विद्रोह नहीं किया जी, इसलिए वह शांतिपूर्वक चलता है। आप गोदान का गांव देख लें, कोई भी गांव देख लें, वह शांतिपूर्वक कब तक चलता है? जब तक गोबर नहीं पैदा होता है ना। अगर कोई एक व्यक्ति उसको चुनौती देने लगे तो फिर वो गांव चरमरा जाता है, ढह जाता है, और वो गांव अभी तक वैसा ही है। हिंदुस्तान का एक आम औसत गांव क्या है, जिसमें सबसे कम साधन दलित जातियों के पास हैं, सबसे कम ज़मीन, सबसे कम उपजाऊ ज़मीन, पीने के पानी जो आप कॉमन फैसिलिटीज़ बनाते हैं, जो स्टेट क्रिएट करता है, वो कॉमन फैसिलिटीज़ ज़्यादातर उच्च जातियों के बस्तियों के पास होती हैं। बस्तियां हैं लेकिन उनमें कोई आपस में रिश्ता नहीं है, वो हॉरिजेंटली सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ट्रांजैक्शनल रिश्ता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई इमोशनल रिश्ता नहीं है। राइट। और वह एक पूरी तरह से ऊंच नीच पर आधारित समाज है। तो इसलिए मैं यहाँ अंबेडकर के साथ हूँ कि अंबेडकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और नेहरू भी ठीक कह रहे हैं। एक अहम सवाल सर ये है, रिलीजन आज के दौर में हम लगातार डिबेट करते हैं रिलीजन को लेकर, पब्लिक लाइफ में रिलीजन की क्या अहमियत है और कितना रिलीजन का इंटरफेरेंस हो सकता है पब्लिक लाइफ में। गांधी जी का ऐसा मानना था कि रिलीजन जो है एक स्पिरिचुअलिटी है और उसका पब्लिक लाइफ में होना ज़रूरी है, रादर देन रिलीजन एज अंडरस्टूड इन ट्रेडिशनल सेंस। तो आज की दौर में आपको लगता है कि गांधी जी की वो सोच कि रिलीजन पब्लिक लाइफ में होना चाहिए एक स्पिरिचुअल मेथड की तरह वो रेलेवेंट है? और रिलीजन के क्या दो पहलू हैं कि एक तरफ रिलीजन जो है समाज को बेहतर भी कर सकता है, एक तरफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन बहुत ज़्यादा समाज को बिगाड़ भी सकता है? देखिए, दोनों चीज़ों में गांधी को बहुत स्पष्टता थी। यह बात बहुत साफ है कि धर्म, अब भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं भारत का धर्म दरअसल रिलीजन से अलग है वगैरह वगैरह। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में भी धर्म वैसे ही उसका व्यवहार होता है जैसे हर जगह हो रहा है ना। तो अब कह धारयति धर्म, जो धारण करता है वह धर्म है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिंदू धर्म भी वैसे ही है जैसे ईसाईयत है या इस्लाम है या कोई भी है, बौद्ध धर्म भी वैसे ही है। तो उस रूप में धर्म एक सार्वजनिक चीज़ है, वो व्यक्तिगत नहीं है। इस असलियत से आप इनकार नहीं कर सकते, और इसलिए गांधी की बात का महत्व है कि आपको धर्म को लेकर कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब आचरण करते हैं एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, तो कब हम धार्मिक नहीं रह जाते हैं? क्या आप एक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं अपनी धार्मिकता को छोड़कर अब मैं राजनीतिक किसमें आया हूँ, या मेरी जो धार्मिक समझ है, मेरी जो कॉस्मोलॉजी है, वह मेरे राजनीतिक आचरण को भी प्रभावित करती है। तो आप बिना इस पर बात किए शायद, या बिना इससे एंगेज किए शायद आप पॉलिटिक्स भी ठीक नहीं कर सकते। ये गांधी की एक समझ है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसको लेकर भी बहुत साफ हैं कि अगर आपने इसे सिविक मैटर्स में आने दिया, है ना, जिससे लोगों की ज़िंदगी गवर्न होती है, यानी रिसोर्सेज का डिवीज़न कैसे होगा जी, मुल्क पर पहला हक किसका होगा, ये समाज ऑर्गेनाइज होगा या स्टेट ऑर्गेनाइज होगा, तो उसमें पहला हक किसका होगा? क्योंकि धर्म व्यक्ति करते हैं, लेकिन धर्म एक डेमोग्राफिक चीज़ भी बन जाती है, और गांधी दोनों को ही समझते थे जी। इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में गांधी गोभक्त हैं, गो सेवक हैं, खुद को डिस्क्राइब करते हैं कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, गो सेवक हूँ। वह एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में करते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में वो करते हैं कि एक मुसलमान को गाय खाने का अधिकार है।
अब क्या दोनों में डाइकोटमी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जी, है ना? क्योंकि वो यह भी जानते हैं कि हर धर्म की व्याख्या एक नहीं है, राइट, और कोई भी एक ऐसी सर्टिफाइड व्याख्या नहीं दी जा सकती है जो हर कोई लागू करेगा। जी, इस्लाम की भी एक व्याख्या नहीं है किसी की। तो आप धार्मिक शिक्षा देंगे तो कौन सी शिक्षा देंगे? बिल्कुल, कौन देगा? इतने फ्रैगमेंटेड हैं वो। हाँ, तो इसलिए वह वहाँ नहीं हो सकता, और हर कोई अपने ढंग से धार्मिक होगा, राइट, और धर्म की सामाजिकता अपने ढंग से बनेगी। अगर वो स्टेट बनाने लगेगा तो वो डेंजरस है। तो फिर वो काफ़ी खतरनाक है। जी, तो फिर उसकी डाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी। यानी स्टेट का अगर एक इस्लाम हो, तो हम देख चुके पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या हो रहा है ना? जी, ज़ियाउल हक के आने के पहले का पाकिस्तान, हालांकि वह उसकी भी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ज़ियाउल हक के आने के बाद तो का पाकिस्तान जो है, स्टेट ने इस्लाम बताना शुरू किया, बिल्कुल, है ना? ईरान में मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेट बता रहा है जी, इस्लाम, तो यह हक स्टेट को नहीं दिया जा सकता। जी, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मजहब या धर्म स्टेट से बड़ा है, जी, स्टेट से परे है। क्योंकि यह बात हिंदू नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि गांधी ये देख रहे थे कि इस्लाम आखिरकार एक स्टेट में तो नहीं है, जी, ईसाइयत एक स्टेट में नहीं है, एक नेशन स्टेट में नहीं है, बहुत सारे नेशन स्टेट्स हैं। तो अगर धर्म राज्य में बंधा हुआ हो, या राज्य के द्वारा संचालित परिभाषित होने लगे, तो इसका मतलब आप उसको सीमित कर रहे हैं। जी, जो हिंदू अक्सर करते हैं कि वो हिंदू धर्म और भारत, तो फिर हिंदू धर्म भारत के अलावा कुछ नहीं है, जी, हिंदू और भारतीय एक है। आपने एक तो वो कर दिया, तो फिर जो पीढ़ियों से इंग्लैंड में रह रहे हिंदू हैं, वो क्या उनका भारतीय होना लाजमी है। में नहीं है। यह एक चीज़ थी जो गांधी समझ पाए कि आप धर्म की सामाजिकता को समझें, लेकिन धर्म को कभी भी परिभाषित करने का अधिकार राज्य को ना दें। राइट, हम लोग इसको उल्टा समझते हैं कि धर्म परिभाषित नहीं करेगा, लेकिन जहाँ दोनों एक हो जाते हैं वो राज्य परिभाषित करने लगता है, और फिर बाकी लोगों को वो कहता है कि आप इसके अनुसार आचरण करेंगे। जो आजकल दिखलाई पड़ रहा है कि भारत में जो राज्य है वो चूंकि हिंदुत्ववादी राज्य है, तो उसने हिंदू धर्म को एक खास ढंग से परिभाषित कर दिया है, जिसमें सेंट्रल फिगर राम है। तो अगर आपको भारत में हिंदू रहना है तो आपको राम को सेंट्रल फिगर मानना पड़ेगा, जी, उसके अलावा चारा नहीं है। आपके हर धर्म में राम की पताका फहराएगी। अभी मैं सरस्वती पूजा देख रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रही थी, उसमें भी राम की पताकाएं फहरा रही थी। इसके पहले मैंने अपने बचपन में बड़े होते हुए, पूरा अलग कॉन्टेक्स्ट, तो बेचारी सरस्वती, उनका अपना अस्तित्व है, उनके भी इसमें राम मौजूद हैं। तो ये स्टेट डिफाइंड रिलीजन जो है हिंदुइज्म है, जो स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है, वो रिलीजन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में हम उसको समझते हैं। राइट सर, मुझे लगता है सबसे अहम पहलू जो है मुझे गांधी की लाइफ के बारे में समझ में आता है वो पोस्ट, मतलब ऑफ कोर्स प्री इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, और मासेस को उन्होंने पूरी तरह से तैयार किया है आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जिस तरह से वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे, है कि ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो गांधी की ये लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इंडिया राइट नाउ। और वहाँ पे ही उनको मुझे लगता है कि जो हिंदू ताकतें थी, जो फैनेटिक हिंदूज थे, जैसे गोडसे के साथी जो लोग उनके कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको मारने में, तो ये लोग उससे बहुत परेशान हो रहे थे, उससे बहुत तंग आ रहे थे। नहीं, सिर्फ वह नहीं है। देखिए, गांधी की का कत्ल होता है आखिरकार 30 जनवरी को। जी, 1900। 20 जनवरी को भी हो सकता था, जी, क्योंकि मदन लाल पहवा ने बम फेंका, उसके बाद ये सारे लोग भाग गए, फिर नाथूराम लौटा। जी, लेकिन नाथूराम ने उसके पहले भी गांधी पर हमला किया था। जी, गांधी पर उसके पहले 5 हमले हो चुके हैं, जब पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक क्षितिज पर नहीं था। और वो हमले इसलिए हुए कि गांधी हरिजनों, जिनको वो हरिजन कहते थे, यानी शूद्र या दलित, उनके बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और उसमें एक था उनका मंदिर प्रवेश, जिसको लेकर ऊंची जाति के हिंदुओं में उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। और वो पहली बार था जब उनके कत्ल, उनके ट्रेन उड़ाने की कोशिश की गई, पूना में उनके गाड़ी पर बम फेंका गया जो उनके आगे की गाड़ी पर जाके गिरा,
और बहुत कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उनके कत्ल की कोशिश की गई और 30s में वो मारे जा सकते थे जी। तो मुझे एक फ्रेंच नारीवादी लेखिका हैं हेलेन सिक्स, उनकी ये बात बड़ी मानीखेज लगती है कि हिंदुस्तान में एक भ्रम है कि गांधी को लेकर बहुत श्रद्धा है। दरअसल हिंदुस्तान में गांधी को लेकर बहुत नफरत है, और वो इसलिए है कि उन्होंने गटर के लोगों का साथ देने की कोशिश की हमेशा। ये वो कहती हैं। तो लेकिन उसके बाद ये चीज़ मिल गई, ये जो नफ़रत थी गांधी से, क्योंकि वो उन लोगों को ऊपर उठा रहे थे जिनको कभी ऊपर नहीं उठना चाहिए था, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे और उसकी अपील कर रहे थे वो ऊपर की जाति के लोगों से। तो यह चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी, और उसके बाद जुड़ गया उनका अल्पसंख्यकों की तरफ से खड़ा होना। ये दोनों चीज़ें मिल गई। आज़ादी 1946-47 और 48-30 जनवरी के पहले तक की ज़िंदगी, गांधी की ज़िंदगी को कहा जाता है कि वो गांधी की ज़िंदगी का सबसे गौरवशाली चैप्टर है जी, है ना, क्योंकि उसके पहले तक तो वो अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ रहे थे, लेकिन 1946 के आधे के बाद वो अपने लोगों से लड़ रहे थे, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अपने लोगों को सहलाते हैं, आप उनके सामने झुक जाते हैं, आप उनकी ज़ुबान बोलने लगते हैं, आप उनके नेता बने रहने के लिए बहुत हद तक आप डरते हैं वो उनके नेता बने रहने के लिए कि अगर आप उनसे समझौता करते हैं। गांधी पहली बार अपने लोगों के खिलाफ खड़े हुए जी। और अपने लोग जब कह रहे हैं तो अपने लोगों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, क्योंकि आप नवाखाली को मत भूलिए जी। नवाखाली में भी गांधी, नवाखाली लोग भूल जाते हैं जी। और कई लोग पूछते हैं नवाखाली, नवाखाली में आप गांधी को देखिए जहां गांधी का कत्ल हो सकता था जी, और गांधी ने पूरा इंतजाम कर लिया था कि उनका कत्ल हो जाए, है ना। अपने साथियों को सुशीला नायर, बाकी तमाम लोग, उन्होंने कहा अकेले अकेले के गांव में रहोगे, यानी अपने साथियों के भी कत्ल का इंतज़ाम कर दिया था। और वहाँ काफ़ी हॉस्टिलिटी थी। गांधी जब गए तो वहाँ के मुसलमानों ने पत्थर फेंके, कीचड़ फेंका, कांच फेंकी, और गांधी ने कहा मैं नंगे पैर चलूँगा, मैं नंगे पैर चलूँगा उस ज़मीन पर जहाँ लोगों का खून बहा है, मैं चप्पल पहन के नहीं चल सकता। राइट। ये नवाखाली है, और नवाखाली में वो कोई 1-2 दिन नहीं रहे थे, जैसे आजकल के नेता जाते हैं और कहीं हिंसा भड़कती है तो वो जाकर एक फ्लाइंग विजिट देकर लौट आते हैं, एक भाषण देकर लौट आते हैं। भाषण भी देने की हिम्मत नहीं होती है। वहाँ तो वो रहे, उन्होंने मुसलमानों को कन्फ्रंट किया और मुसलमानों को उन्होंने कहा कि तुम अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ ये नहीं कर सकते, और हिंदुओं को कहा कि तुम कायर मत बनो, यहीं टिके रहो। तो वो वहाँ रहे, जैसे वो कलकत्ता में जाके रहे, और वहाँ हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन, बाकी तमाम चीज़ें, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने रोका, हिंसा को रोका। और फिर वो उनको कहा गया कि अच्छा तो आप मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं ने और सिखों ने कहा, बीच में उनको शर्मिंदा किया गया कि आप यहाँ नहीं हैं, आप वहाँ भी कत्ल हो रहा है ना। मुसलमानों ने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, भागलपुर में ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा, ये मैं तय करूँगा। और मैंने तय किया कि मैं यहाँ रहूँगा। नेहरू उधर गए, और तो ये अपने लोगों को जो कन्फ्रंट करना है, उनके सामने खड़ा हो जाना है, इसके लिए सबसे बहादुरी चाहिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ कि उनकी लड़ाई को मैं उतना महत्व नहीं देता जी, उसमें मैं ये ज़रूर महत्व देता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को ये एहसास दिलाया कि खुद मुख्तारी सबसे बड़ी चीज़ है जी, और नहीं डरना, और गैर बराबरी को बर्दाश्त नहीं करना, और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करना, जो हिंदुस्तानियों के घुट्टी में था, क्योंकि वो जाति व्यवस्था में थे। नाइंसाफ़ी का उनको एहसास भी नहीं था कि नाइंसाफ़ी कोई चीज़ होती है। जाति अपने आप में नाइंसाफ़ी है, लेकिन अगर आपने उसको कबूल कर लिया है तो आपके एक तरह से आपके स्वभाव का हिस्सा है। उस स्वभाव को गांधी ने बदल दिया कि आप ये नहीं करेंगे, आप डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो लेकिन 46 के बाद वो अपने लोगों के सामने खड़े हुए, उन्होंने कबूल किया कि अहिंसा की बात मैंने की थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं असफल हुआ। लोगों ने कहा कि अहिंसा असफल हो गई, उन्होंने कहा नहीं, हम असफल हुए, क्योंकि वो उसूल ठीक है, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उसको बरत नहीं पाए। और उन्होंने कहा कि मुझे यह दिखलाई पड़ा
कि एक तरह से वो जो पूरी लड़ाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसको लेकर हम बहुत गर्व से कहा करते थे कि वो अहिंसक है, वो एक झूठ था। क्योंकि अहिंसा का इस्तेमाल, उसकी परीक्षा तब होगी जब ताकत आपके पास होगी। और ये दिखलाई पड़ा कि जब ताकत हमारे पास आ गई, यानी अंग्रेज़ों की ताकत का इस्तेमाल हट गया, तब हमने दिखला दिया कि हम अहिंसा में यकीन नहीं करते हैं। और हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सब ने दिखलाया कि हम अहिंसा में यकीन नहीं करते हैं। और मैं नाकामयाब रहा, यह गांधी ने कबूल किया। और उसकी कीमत एक तरह से वो, या प्रायश्चित वो कर रहे थे जो उन्होंने नोआखाली में किया, जब उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया। 30 जनवरी को मारे गए, नोआखाली में मारे जा सकते थे, राइट। लेकिन वहाँ शायद किसी ने ये सोचा नहीं या करने की कोशिश नहीं की। कलकत्ते में मारे जा सकते थे। आप गांधी फिल्म के उस दृश्य को याद कीजिए, जब तोड़ा जा रहा है और लोग घुसने की कोशिश, गांधी मारे जा सकते थे। लेकिन एक पूरी फोर्स थी जो गांधी को मारना चाहती थी। गोलवलकर का वो भाषण मत भूलिए जो उन्होंने दिसंबर 1947 में दिया था दिल्ली के करीब, जिसमें उन्होंने कहा था कि हालांकि हम ये नहीं करते, लेकिन अगर गांधी बाज नहीं आए तो हम खामोश कर सकते हैं उनको। खामोश करने का मतलब क्या होता है? और गांधी की जिद क्या थी? गांधी किस चीज़ से बाज नहीं आ रहे थे? क्योंकि उस पूरी उथल पुथल का फ़ायदा उठाकर आरएसएस ये चाहता था कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से खाली करा दिया जाए, और गांधी उसमें एक तरह से दीवार बन के खड़े हो गए थे। तो गांधी का हटना बहुत ज़रूरी था, ऐसा वो मानते थे। और वो गांधी को सबसे बड़ी रुकावट और ऑब्स्टेकल मानते थे। गांधी का आखिरी उपवास वही है। गांधी का आखिरी उपवास उनके अपने लोगों के खिलाफ उपवास है। गांधी को कहा जाता है कि वो हिंदू थे। हाँ, वो हिंदू थे, बिल्कुल। तो हिंदू के तौर पर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ उपवास किया और कहा कि मैं मुसलमान परस्त हूँ। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता आज देखना चाहता हूँ जो खड़ा होकर कहे जुनायद के मारे जाने के बाद, इखलाक के मारे जाने के बाद, कि मैं मुसलमान परस्त हूँ। मतलब उस आदमी की मॉरल और प्रैक्टिस कितनी हो सकती है कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भी हाँ, उन्होंने कहा कि आप मोरली गलत करेंगे, आप अगर वो पैसा जब्त कर लें, ये कह के कि अब ये उन्होंने लड़ाई कर ली है। उन्होंने कहा आप ज़रूर लड़ाई कीजिए, लेकिन ये आपका पहले का समझौता था। राइट। आप उससे पीछे हटेंगे तो आप नैतिक तौर पर गलत कर रहे हैं। जी। तो मेरा सवाल एक सर ये था, जिसका आपने जवाब दे दिया है मोटे तौर पे, कि उसके पीछे कोई इंडिविजुअल एक्शन था या एक सोच थी। और आपने बताया कि गोलवलकर जो हैं ये बोल रहे थे कि गांधी को अगर चुप नहीं हुए तो हम चुप कराना जानते हैं। तो ये साफ दिखता है कि उसके पीछे ये कोई गोडसे के दिमाग का खलल नहीं था। इसकी पूरी तैयारी सावरकर के यहाँ हुई थी। जमलाल कपूर की रिपोर्ट मौजूद है, बाद के सारे इन्वेस्टिगेशंस मौजूद हैं, धीरेन्द्र झा की किताब नाथूराम गोडसे पर है, और सारी किताबें हैं। गोपाल गोडसे का खुद का कन्फेशन है कि वो आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को बचाने के लिए कह दिया कि उससे इनकार किया। और आरएसएस जिस तरह का संगठन है, जिसमें कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, उसमें आरएसएस किसी के भी एक्शन से खुद को डिसोशिएट करता है। वो सिर्फ गोडसे का मामला नहीं था। गोडसे के पहले तक आरएसएस का रवैया आप देखें, और गोडसे के मारे जाने के बाद जब उसने देखा कि खतरा उस पर आ सकता है, उसने फ़ौरन 13 दिन के शोक की घोषणा की। अब उस वक्त नागार्जुन जो हिंदी के कवि हैं, उनकी कविताएं पढ़िए, जिसमें नागार्जुन बहुत साफ लिखते हैं कि यह जो आरएसएस है ये क्या ढोंग कर रहा है। ये उसी समय की लिखी गई कविता, ये बाद की लिखी गई कविता नहीं है। तो क्यों आरएसएस के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्यों जश्न मनाया गांधी के कत्ल पर, और उसके पहले के सारे भाषणों को पढ़िए। और गांधी की हत्या की पूरी साजिश, उनकी हत्या के लिए जो हथियार इस्तेमाल होता है, जो कारतूस आते हैं, वो रजवाड़ों, आरएसएस, सावरकर, इन सब का उसमें गठजोड़ देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई गोडसे का गुस्सा नहीं था, या मदन लाल पहवा जो कि एक रिफ्यूजी था, उसका इस्तेमाल किया गया मदन लाल पहवा का, जिसके गुस्से के चलते उन लोगों ने गांधी को मार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ठंडे दिमाग से किया गया संगठित हत्या थी जो की गई, जिसमें गोडसे, जैसा लोग कहते हैं कि गोडसे दरअसल सिर्फ एक रिवॉल्वर था जिसके लिबलिबी पर हाथ किसी
और का था। किसी और का था। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि आज़ादी के बाद हमने देखा है कि अलग अलग सरकारों ने गांधी को आइडियलाइज तो किया है। इवन आज की सरकार जो है हमारे देश में वो गांधी को डिस्कार्ड नहीं करती है, गांधी को कहीं ना कहीं आइडियलाइज करती है। हालांकि उनके दोस्त, उनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो अभी भी गोडसे को यूटिलाइज करते हैं और गांधी को कभी कभी दिखता है कि जूते मारते भी हैं, चप्पल भी मारते हैं, ऐसी हरकतें, गोली भी मारते हैं, ऐसी भी हरकतें करते हैं। लेकिन गांधी को आइडियलाइज किया गया है, लेकिन गांधी की जो अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिक्स की, जो गांधी की अंडरस्टैंडिंग थी समाज को लेकर, गांधी की जो अंडरस्टैंडिंग थी इकोनॉमिक्स को लेकर, उसको बिल्कुल परे छोड़ दिया गया है। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ क्या थी गांधी की? हिंदुस्तान के राज्य, और वो शुरुआती सालों में नेहरू, इसलिए मैं नेहरू को आखिरी गांधीवादी कहता हूँ जी, क्योंकि नेहरू ने खुद को दांव पे लगाया और वो आखिर तक 1964 तक कहते रहे कि हिंदुस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा अगर हिंदू सांप्रदायिकता हावी हुई। तो हिंदुस्तान जिस तरह हमने बनाया है वो नहीं रहेगा। तो गांधी के विचार का सबसे अहम हिस्सा ये था, और अभी भी है, मैं मानता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान के एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में हिंदुस्तान को आप बनाए रखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी राइट्स की हिफाजत और माइनॉरिटीज़ को डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ रहने का पूरा इंतज़ाम करना, ये यहाँ की हुकूमत का फ़र्ज़ होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है। आप इकोनॉमिक्स पर बहस कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख़्याल में ये बुनियादी है और ये नेहरू के बाद किसी ने नहीं किया। इसको लेके लोगों ने समझौता करना शुरू किया। जैसा मैंने कहा कि उस वक्त ही कांग्रेस में समझौते हो रहे थे और नेहरू अकेले थे। बाद में लोगों ने बहुत समझौते किए। बदनसीबी से इंदिरा गांधी ने भी समझौता किया, राजीव गांधी ने भी समझौता किया, और बाकी ने तो किए, ये समाजवादियों ने किए, वामपंथियों ने किए, सबने किया। तो वह जो एक स्टेट फास्ट कमिटमेंट था माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, जिसके चलते गांधी की जान गई, हमने उसको छोड़ दिया। और जब आपने उसको छोड़ दिया तो फिर गांधी को आप पूजिए, गांधी की एक मूर्त है, ठीक है आप। और मैं ये कहता हूँ कि उस गांधी को पूजना एक तरह से हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया गांधी को हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव मानती है। तो पूरी दुनिया आपको कहती है आप गांधी के देश के हैं। जी, हम कहते नहीं, हम हैं तो भाई मोदी के देश के, लेकिन क्या करें, आप कह रहे हैं कि हम गांधी के देश के हैं। तो दुनिया की वजह से हम शर्मिंदा हैं और इस वजह से हम गांधी के आगे सर झुकाते हैं। लेकिन गांधी का नाम आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप एक समझौता विहीन तरीके से इस सिद्धांत में यकीन नहीं करते। जो मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ और स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, जिसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं, है ना। और दो चीज़, एक सेक्युलरिज्म जो गांधी का प्रिंसिपल था और लोगों को गलतफहमी है कि नेहरू का था, नेहरू ने उसको माना, और दूसरा है इंडिविजुअल की प्राइमेसी, है ना, कि, और तीसरा है हर एक इंडिविजुअल की और हर एक कम्युनिटी की हुकूमत को जहाँ वो गलत माने उसको गलत कहने की आज़ादी, जो उनके स्वराज का अर्थ था कि अगर मैं उसको गलत मान रहा हूँ तो मुझे गलत कहने की आज़ादी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हुकूमत को गलत नहीं कह सकता। यह अगर नहीं है तो फिर गांधी नहीं है। राइट सर, मुझे लगता है कितना पावरफुल होगा वो शख्स जिसके बारे में हमें बात करते हुए गूज़बम्स आते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो उसके पावर को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, आपने अपना टाइम दिया हमें और एक बहुत अहम गुफ्तगू को हम कर पाएँ आज। हम उम्मीद करते हैं कि 30 जनवरी के दिन लोग इस गुफ्तगू को देखेंगे और गांधी की लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।